हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 6 जनवरी 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2024 एज वेल एज मेंस। ना सिर्फ हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे बट साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि इसमें से अगर एमसीक्यू बनता है प्रीलिम्स के लिए तो किस तरीके के एमसीक्यू यहाँ से फ्रेम किए जा सकते हैं एंड कैसे हमको उसका जवाब देना है। प्लस अगर मेंस आंसर राइटिंग में अगर आपको इस कंटेंट का यूज कहीं पर करना है तो GS1 GS2 GS3 में से सबसे ज्यादा संभावना कहां पर है कि इस कंटेंट का आप इस्तेमाल कर सको, इस तरीके का क्वेश्चन वहां पर आए एंड कैसे आपको आंसर राइटिंग में इस कंटेंट का यूज करना है। इन सारी बातों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो काफी कुछ है जानने के लिए, काफी सारी चीजें हैं सीखने के लिए। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। शुरू करते हैं 6 जनवरी 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और पहली खबर, पहली न्यूज ये रही आपके सामने, देखते हैं सर। तो पहली न्यूज है एक जहाज के बारे में जिसकी हाईजैकिंग की कोशिश को इंडियन नेवी ने नाकाम बना दिया। जहाज का नाम है लीला नॉरफोल्क। It is the ship whose hijacking attempt was thwarted by Indian Navy in the North Arabian Sea, thus saving 21 crew members that included 15 Indians. INS Chennai, which was close to the ship, undertook the operation. तो ये जो जहाज है जिसका नाम है लीला नॉरफोल्क, ये एक कमर्शियल जहाज है, एक व्यापारी जहाज है जिस पर कार्गो या फिर सामान लादकर एक से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है। तो ये जहाज जब अपना सामान या अपना कार्गो लेकर अपने गंतव्य स्थान की तरफ जा रहा था तो उस टाइम पीरियड पर जब ये नॉर्थ अरेबियन सी में था, या फिर यूं बोलूं कि जब ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास में था, तब सोमाली पायलट्स ने इसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करी। उस वक्त में इस जहाज ने अपना इमरजेंसी का जो है कॉल दिया आसपास के जो भी शिप्स वगैरह थे। सबसे पास में हमारी भारतीय नौसेना का इंडियन नेवल शिप चेन्नई या फिर आईएनएस चेन्नई मौजूद था। तो उन लोगों ने फिर इनके कॉल को रिस्पॉन्ड किया एंड इस जहाज पर पहुंचे एंड इसको फिर मुक्त कराया। सोमाली पायलट जो भी थे, पायलट्स वगैरह जो भी थे, उन सबको वहां से भगाया, मुक्त कराया इस जहाज को। और इसके ऊपर जो 21 लोगों का क्रू मेंबर्स का जो आपका दल सवार था, जिसमें 15 हिंदुस्तानी भी शामिल थे, उनको बचाया। तो ये जो है समाचार था लीला नॉरफोल्क नाम के इस जहाज के बारे में। इसकी फोटोग्राफ देख लीजिए, कुछ इस तरीके का ये जहाज दिखता है। तो इसके ऊपर सामान लादकर कार्गो वगैरह 21 लोगों का जो क्रू था इसको लेकर इसके गंतव्य स्थान की तरफ जा रहा था और तब ये सारी घटना हुई है। अब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें अपने लिए दो खबरें काम की हैं, दो बातें काम की हैं इस खबर में। पहला तो इस जहाज का नाम, और दूसरा इस जहाज को भारतीय नौसेना के किस जहाज ने यहां पर रेस्क्यू करवाया है। तो याद रखिएगा, अगर सवाल बनता है कि लीला नॉरफोल्क जो हाल फिलहाल कुछ वक्त न्यूज में था वो क्या है, तो हमको याद रखना है एक कमर्शियल शिप है। और न्यूज में क्यों था? क्योंकि पायरेट्स ने इस पे कब्जा करने की कोशिश करी और भारतीय नौसेना ने इसको रेस्क्यू कराया था। दूसरा कि भाई कौन सा जो हमारी इंडियन नेवी का जहाज था उसने इस लीला नॉरफोल्क के नाम के इस कमर्शियल जहाज को या फिर इस व्यापारी जहाज को मुक्त कराया है, तो हमको याद रखना पड़ेगा आईएनएस चेन्नई। ना सिर्फ सिविल सर्विसेज, इसके अलावा जो स्टेट की पीएससीज होती हैं उसमें भी, एंड जो दूसरे आपके एग्जामिनेशन होते हैं, रेलवे के हो गए, बैंकिंग के हो गए, एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सब पर ये इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चंस के रूप में पूछा जा सकता है। तो हमको ये याद रखना होगा। ये जहाज के बारे में हम लोगों ने देख ही लिया एंड इसकी फोटोग्राफ भी हमने देख ली है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब बढ़ते हैं सेकंड न्यूज की तरफ जिसके बारे में बात करेंगे एंड इसमें हमको सोहराई आर्ट पेंटिंग्स के बारे में बात करनी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और प्रीलिम्स में इसमें से कुछ ना कुछ पूछे जाने की अच्छी खासी संभावना है। तो समाचार यह है कि सोहराई आर्ट या फिर इसको सोहराई पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, रिसेंटली हजारीबाग, झारखंड का जो हजारीबाग इलाका है वहां पर जो सोहराई पेंटिंग्स की प्रैक्टिस होती है उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग या फिर जीआई टैग मिला है। बात को समझिएगा, समाचार क्या है? एक आर्ट होता है, एक आदिवासियों की पेंटिंग है या एक पेंटिंग आर्ट है जिसका नाम है सोहराई आर्ट। इसके तहत में जो पेंटिंग्स बनाई जाती हैं कई बार उनको कहा जाता है सोहराई पेंटिंग्स। हजारीबाग जो इलाका है झारखंड का, वहां पर स्पेसिफिकली जो सोहराई पेंटिंग्स बनाई जाती हैं या जो प्रैक्टिस होता है आर्ट, उसको जीआई का टैग मिला है। हालांकि हजारीबाग झारखंड के में पड़ता है, झारखंड में और भी दूसरी जगहों पर इसकी प्रैक्टिस होती है। झारखंड के अलावा बिहार के कुछ इलाकों में सोहराई आर्ट्स की पेंटिंग होती है, उड़ीसा में होती है, पश्चिम बंगाल में होती है। मगर हमको याद ये रखना है कि जीआई टैग किसको दिया गया है? झारखंड के हजारीबाग इलाके में जो सोहराई पेंटिंग की प्रैक्टिस होती है, सिर्फ स्पेसिफिकली उसी को जीआई का टैग दिया गया है।
तो हमको ये बात याद रखनी है। अब पहला सवाल तो ये कि ये सोहराई पेंटिंग होती क्या है, तो थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं। Sohrai painting is a traditional and ritualistic mural art. A mural is any piece of artwork painted or applied directly on wall, ceiling or other permanent surfaces. तो सोहराई पेंटिंग एक ट्रेडिशनल और एक रिचुअलिस्टिक म्यूरल आर्ट है। म्यूरल आर्ट का मतलब होता है कि अगर आप दीवार के ऊपर, पत्थरों पर, कहीं पर अगर आपके पास कोई सरफेस है, उसके ऊपर अगर आप कोई पेंटिंग बनाते हो, छत के ऊपर अगर आप कुछ पेंटिंग वगैरह बना रहे हो, और ये पेंटिंग भी जो है कई बार क्या होता है, कोई रिचुअल्स के बेसिस पे बनाई जा रही है, किसी कस्टम को फॉलो करते हुए बनाई जा रही है। तो इस तरीके की रिचुअलिस्टिक या फिर पेंटिंग्स अगर होती हैं, या कुछ कस्टम्स को फॉलो करते हुए कुछ पेंटिंग बनाई जा रही है, जिनको पूरी की पूरी दीवार पे पेंट किया जाता है, और नेचुरली जो भी आपके पास में इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं उनकी मदद से इसको पेंट किया जाता है, आर्टिफिशियल कलर्स वगैरह लाकर इसको पेंट नहीं किया जाता, और हजारों सालों से जिनकी प्रैक्टिस हो रही है, उस तरीके की पेंटिंग्स को बोला जाता है म्यूरल पेंटिंग्स या फिर म्यूरल आर्ट्स। तो सोहराई पेंटिंग भी एक तरीके की म्यूरल पेंटिंग है, जो ट्रेडिशनल वे में की जाती है, ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए की जा रही है। ये रिचुअल्स के रूप में भी की जाती है, अलग अलग इनके जो त्योहार आते हैं कई सारे ट्राइब्स के, उसमें इस पेंटिंग को किया जाता है। एंड खास बात यह है कि इसको ट्राइबल वुमेन्स के द्वारा किया जाता है। जनरली प्रोमिनेंटली इसकी प्रैक्टिस ट्राइबल वुमेन्स के द्वारा की जाती है। कब? जब या तो घर में कोई शादी वगैरह हो, या शादी का सीजन चल रहा हो, या फिर अगर आपने कहीं पे फसल लगाई है और उस फसल की कटाई का वक्त आ गया है, तो उसके हार्वेस्ट के वक्त में भी जो है ये पेंटिंग उत्सव के तौर पर, सेलिब्रेशन के तौर पर इसको पेंट किया जाता है। एंड इसको पेंट करने के लिए जनरली जो लोकली आपको सब नेचुरल मिट्टी अवेलेबल होती है अलग अलग कलर्स की, उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि हम लोगों ने अब हजारीबाग के बारे में स्पेसिफिकली बात करनी है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन चारों स्टेट्स में सोहराई आर्ट या फिर सोहराई पेंटिंग बनाई जाती है। मगर स्पेसिफिकली झारखंड जो है, झारखंड में भी हजारीबाग का जो इलाका है, वहां की जो सोहराई आर्ट्स या सोहराई पेंटिंग है उसको जीआई का टैग मिला है, तो स्पेसिफिकली उसी के बारे में आप बात करेंगे। तो ये जो पेंटिंग है कि ये जो पेंटिंग है, इसको करने के लिए झारखंड का जो हजारीबाग का इलाका है, यहाँ पर महिलाएं प्रोमिनेंटली इसको महिलाएं करती हैं। एंड इसको करने के लिए लोकली जो अलग अलग कलर्स की मिट्टियां अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, यूपीएससी इसको पूछ सकती है कि सोहराई आर्ट की पेंटिंग के लिए जो कलर्स हैं, कलर्स की व्यवस्था कैसे की जाती है। तो हमको याद रखना पड़ेगा, अलग अलग कलर की जो मिट्टियां आपको मिल जाती हैं लोकली, फ्रेश मिट्टी जो भी मिल जाती है, गीली मिट्टी जो मिल जाती है, ऐसे गीला किया जा सकता है, उनका इस्तेमाल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। Style features a profusion of lines, dots, animal figures, and plants, often representing religious iconography, that is visual images and symbols. अब इस पेंटिंग की जो पेंटिंग स्टाइल है, इसमें कई बार लाइंस का प्रयोग किया जाता है, कई बार डॉट्स का प्रयोग करके आकृतियां बनाई जाती हैं। जनरली जानवरों के फिगर्स इसमें बनाए जाते हैं, पेड़ पत्तियां या फूल पौधे इनमें पेंट किए जाते हैं, और कई बार इन सारी चीजों की मदद से रिलीजियस आइकोनोग्राफी जो है, ट्राइबल्स के लिए जो चीजें रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखती हैं उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश होती है। तो याद रखिएगा, सोहराई पेंटिंग की खास बात क्या है, या तो डॉट्स वगैरह की मदद से आप एक बहुत सारी डॉट्स ड्रॉ करते हो और उसकी मदद से एक पैटर्न बनाकर तैयार करते हो, वो आपको फिर कुछ पर्टिकुलर जो भी पैटर्न बनकर निकल कर आता है उसका कुछ सिग्निफिकेंस होता है। या फिर आप लाइंस बनाते हो और उनकी मदद से एक पैटर्न ड्रॉ करते हो, या ये भी हो सकता है कि डॉट्स और लाइंस दोनों के कॉम्बिनेशन की मदद से फिर आपकी पैटर्न ड्रॉ कर रहे हो। ये भी पॉसिबल है कि वहां पे आपको एनिमल की फिगर्स भी देखने के लिए मिले, प्लांट्स की फिगर भी देखने के लिए मिले, मगर जनरली इनका कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस होता है, जनरली इनका कोई कल्चरल सिग्निफिकेंस होता है। अब जैसे शादी के वक्त में अगर इस तरीके की पेंटिंग हो रही है तो सेलिब्रेशन को बताने के लिए किया जा रहा है। हार्वेस्ट के वक्त में अगर आपकी अच्छी फसल हो गई है तो उस अच्छे हार्वेस्ट की सेलिब्रेशन के तौर पर उसकी खुशी को बताने के लिए काफी बड़ी मात्रा में उसमें प्लांट्स और बाकी सारी चीजें बना के बताई जा रही हैं। कई बार अगर कोई दूसरा कस्टम या कोई रिलीजियस ट्रेडिशन है, उसको बताने के लिए इस पेंटिंग को किया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ मैसेज इस पर्टिकुलर पेंटिंग से कन्वे होता ही होता है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। एक बार इसकी फोटो देख लेते हैं। जैसे यहां पर हमको एक जानवर देखने के लिए मिल रहा है। अब जानवर की आकृति है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं और ज्यादा अच्छे से दिखेगा। अब ये सोहराई पेंटिंग का एक एग्जाम्पल है, ये एक सोहराई पेंटिंग है। तो इसमें हमको एक तो जानवर की आकृति दिख रही है, मोस्ट प्रोबेबली या तो ये एक गोट है या फिर गोट जैसा कुछ मिलता जुलता कोई जानवर है।
अब इसको ध्यान से देखिएगा, आपने जानवर की आकृति बना दी, उसमें अब बहुत सारे डॉट्स बनाए, उसका मुंह, उसकी आंख, ये सारी चीजें नहीं बना के बताई आपने, उसमें फिर बहुत सारे इस तरीके से गोल 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 डॉट्स बना दिए। डॉट्स के साथ में फिर आपने कॉम्बिनेशन में यहाँ पर काफी सारी फिर लाइनें बना दी इस तरीके से। उसके आसपास में आपने एक ये पैटर्न बना दिया, यहाँ पर एक जानवर जो है वो बना के बताया है, इसके ऊपर एक पक्षी या फिर एक गिलहरी बैठाया हुआ है, इस तरीके से यहाँ पे एक पक्षी या गिलहरी बैठा हुआ है, ये कोई डिजाइन बनी हुई है। अब ये एनिमल जो है इसका कुछ ना कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस होगा। इसके साथ में यहाँ पर एक ये मनुष्य दिखाया गया है जो शायद उसको पूजा कर रहा है या फिर उसको खिला रहा है, कुछ इस तरीके की चीजें हैं। और ये इससे एक समझ में आता है, एक फीलिंग मिलती है कि ये जो फेटिंग है ये एक बेसिकली एक खुला एक एटमॉस्फेयर है, वहां पर एक जानवर को या तो खिलाया पिलाया जा रहा है, पशुपालन हो रहा है, या फिर शायद उसका कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, उसका कुछ वेनिरेशन किया जा रहा है, उसके साथ में कुछ पूजा आराधना की जा रही है, इस तरीके की कुछ चीजें हैं। ये ट्राइबल यहाँ पे बना हुआ है उससे, या फिर एक मनुष्य की आकृति बनी हुई है, वो अपने को समझ में उससे बात आती है। आप पूरे मनुष्य जो है उस पर भी देखिए, मनुष्य की भी जो ये डिजाइन बनाई गई है उसमें भी हमको गोल 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 ऐसे धब्बे देखने को मिल रहे हैं, छोटे छोटे डॉट्स हैं। जो जानवर बनाया गया उसमें भी बहुत छोटे 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 डॉट्स हैं। इसके अलावा मगर जो दूसरे जानवर बनाए गए हैं, जो दूसरी डिजाइन है, इसमें वो छोटे छोटे डॉट्स वगैरह नहीं बनाए गए। मतलब ये छोटे छोटे डॉट्स मनुष्य पे या जानवर पे बना के बताना कुछ ना कुछ एक इंडिकेशन है, इसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं सहराई पेंटिंग या फिर सहराई आर्ट्स को अपने आप में यूनिक बनाती हैं। एक और फोटोग्राफ देखिए, ये कुछ इस तरीके से, थोड़ा बड़ा कर देता हूं। अब इसमें भी ध्यान से देखिएगा कि अपने को लाइंस का एक अच्छा इस्तेमाल देखने के लिए मिल रहा है, और साथ में छोटे 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 डॉट्स वगैरह बनाए गए हैं। इस तरीके से इस पेंटिंग को ड्रॉ किया गया है। इस ये अब ये जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है कि या तो डॉट्स का इस्तेमाल हो रहा है या पेंटिंग का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर इसके ऊपर एक मनुष्य शायद बैठा हुआ है और अपने हाथ से जो है इसको यहाँ पकड़ के रखा हुआ है, और ये जीन जैसी कोई चीज है जो इसके मुंह में जा रही है, तो हो सकता है यहाँ पे इसके मुंह में जीन बांध के जो है पकड़ के रखी हुई हो इस तरीके से। इसमें भी अपने को कुछ ना कुछ एक मीनिंग समझ में आएगा, जो पेंटिंग को डीपली स्टडी करते हैं वो इसके मीनिंग ज्यादा बेहतर तरह से बता सकते हैं, बट अल्टीमेटली एक इंडिकेशन है कि सोहराई आर्ट में कुछ ना कुछ एक सेंस या फिर कुछ ना कुछ एक मीनिंग प्रिवेल कर रहा है, और एक बात जो है कहने की कोशिश की जा रही है। तो वही बात जो है यहाँ पे लिखी गई है कि ये एक ट्रेडिशनल और एक रिचुअलिस्टिक पेंटिंग है, ए भाई हवा हवाई मजे के लिए नहीं बनाई जा रही। ये एक ट्रेडिशन पूरा का पूरा डेवलप हुआ है, इन डॉट्स के भी अपने कुछ मतलब है, इन लाइंस के भी अपने कुछ मतलब है, इनके तहत में कुछ कहने की कोशिश की जा रही है, एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है, और एक रिचुअल के बेसिस पर भी जो है इसको किया जाता है, कुछ खास ओकेशंस पर इसको बनाया ही जाता है। म्यूरल पेंटिंग है यानी कि दीवार पे बनाई जाती है, महिलाओं के द्वारा बनाई जा रही है, मिट्टी अलग अलग तरीके की जो मिलती है उनका इस्तेमाल कर कर बनाई जा रही है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स लाइंस हो गई, डॉट्स हो गई, एनिमल फिगर्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सब का इस्तेमाल हो रहा है, और ये कोई ना कोई रिलीजियस आइकोनोग्राफी जो है उसको दिखाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इसलिए जो अलग अलग ट्राइबल्स हैं जो इसको बनाते हैं उनके लिए इनका बहुत विशेष महत्व है, और जाहिर सी बात है क्योंकि ये पेंटिंग अपने आप में यूनिक है, तो इसके लिए इनको जीआई टैग देकर प्रिजर्व करने की कोशिश या इनको प्रमोट करने की कोशिश सराहनीय काम है अपने आप में। आगे देखते हैं सर। अब पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे प्रोमिनेंटली प्रैक्टिस हो रही है। ये जो इलाका है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ये पोर्शन जो भारत का है जिसको हम लोग छोटा नागपुर प्लेट्यू बोलते हैं, जिसको हम लोग छोटा नागपुर प्लेट्यू बोलते हैं, प्रोमिनेंटली सहराई आर्ट की प्रैक्टिस यहाँ पर होती है, और कुछ उड़ीसा के इलाके में ये प्रैक्टिस हमको देखने के लिए मिल रही है, कुछ बंगाल के इलाके में देखने के लिए मिल रही है। प्रोमिनेंटली इससे ये समझ में आता है कि ईस्ट इंडिया का जो इलाका है, या जो ईस्टर्न इंडिया का जो आपका पोर्शन है, वहां पर सहराई पेंटिंग की ज्यादा प्रैक्टिस होती है। प्रोमिनेंस में ये पूरी की पूरी जो आपकी प्रथा है यहाँ पे, या फिर ये पूरा का पूरा जो कल्चर है यहाँ पे डेवलप हुआ है। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, इसमें हजारीबाग का इलाका जो है मैं थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूँ। ये अपना ईस्ट इंडिया हो गया, उसमें ये पूरा छोटा नागपुर प्लेट्यू जो इसके पहले मैंने आपको दिखाया था, इसमें ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, और इस छोटा नागपुर प्लेट्यू में भी ये ऊपर की तरफ में जो दिख रहा है, ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू में भी ये वाला जो इलाका है, ये ओवरऑल पूरा छोटा नागपुर प्लेट्यू है, बट उसका भी ये वाला जो इलाका है ये हजारीबाग प्लेट्यू कहलाता है। अब इस हजारीबाग प्लेट्यू में जो खास तौर पे सहराई पेंटिंग की प्रैक्टिस हो रही है, इसको जो है ये जीआई टैग दिया गया है। अब यहाँ पर हजारीबाग प्लेट्यू में इस फोटोग्राफ में आप देखिए अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। ये अलग अलग कलर्स जो यहाँ पर हैं, थोड़ा सा लाल कलर है, थोड़ा सा येलो कलर है, ये वॉयलेट कलर है, और ये आपका हल्का पीला कलर देखने को मिल रहा है। ये अलग अलग कलर्स ये बता रहे हैं कि हजारीबाग प्लेट्यू में और ये हल्का नीला कलर यहाँ पे है,
तो ये अलग अलग कलर्स बेसिकली ये बता रहे हैं कि हजारीबाग प्लेट्यू में कई सारे अलग अलग तरीके के रिसोर्सेस देखने को मिलते हैं। अब जाहिर सी बात है, अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज या अलग अलग तरीके के मिनरल्स अगर इतने छोटे से पोर्शन में कन्फाइंड इलाके में देखने को मिल रहे हैं, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज का भी इस इलाके की मिट्टी पर असर पड़ेगा या फिर इसके आसपास की टोपोग्राफी पे असर पड़ेगा। यही वजह है कि इतने छोटे से इलाके में अलग अलग कलर की कई सारी मिट्टियां अपने को देखने को मिलती हैं। ये सवाल अगर किसी के दिमाग में आया हो कि अगर महिलाओं को अलग अलग रंग की मिट्टी मिल भी रही है, तो एक छोटे से एरिया में अलग अलग कलर की ऐसी कितनी मिट्टी मिल जाएंगी आपको? जनरली अगर एक क्षेत्र है तो वहां पर एक ही तरीके की यूनिफॉर्मिटी रहती है मिट्टी के कलर में। अब तुम्हें अलग अलग कलर की मिट्टियां कहां से मिल गई? तो जवाब यह है कि ये पूरा जो क्षेत्र है हजारीबाग प्लेट्यू का, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू का पार्ट है, फिर से देख लीजिए एक बार। छोटा नागपुर प्लेट्यू एक बड़ा इलाका है, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू एक बड़ा इलाका है, हजारीबाग सिर्फ उसका एक छोटा सा पोर्शन है। हजारीबाग उसके जो अपर पोर्शन है उसको आप मान सकते हैं। तो यहां पर क्योंकि पचासों तरीके के मिनरल्स हैं, उन मिनरल्स की केमिकल रिएक्शंस या प्रॉपर्टी के चलते जो भी इसके लोकेलिटी पे असर पड़ा होगा, उसके चलते यहाँ पे अलग अलग कलर की मिट्टियां आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाती हैं, और उन्हीं का इस्तेमाल फिर सोहराई पेंटिंग या सोहराई आर्ट में किया जाता है। अब हजारीबाग जो है, यहाँ पे कई सारी ट्राइब्स हमको देखने को मिलती हैं। ये इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एक अपने आप में एक रिच मेल्टिंग पॉट है, जहाँ पे कई सारे तरीके की ट्राइब्स और उनके ट्राइबल कस्टम्स एंड कल्चर जो हैं इंडिपेंडेंटली डेवलप हुए हैं। आपस में उनके अपने इंटरेक्शंस भी रहे, बट हर एक ट्राइब की फिर अपनी अपनी जो है एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है। तो हजारीबाग इज एन एनक्लेव ऑफ इंडियाज रिच ट्राइबल कल्चर। इट इज होम टू मेनी कम्युनिटीज। तो हजारीबाग में कई सारी आपको अलग अलग ट्राइब्स देखने को मिलती हैं, उनके अपने अपने कल्चर्स हैं, अपनी अपनी प्रैक्टिसेस हैं, आपस में इंटरेक्शन भी है मगर अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी भी है। अब प्रोमिनेंटली हजारीबाग में कौन कौन सी ट्राइब्स देखने को मिलती हैं? सबसे पहले मुंडा ट्राइब, ओरांव ट्राइब, बिरहोर ट्राइब, प्रजापति, संथल, अगड़िया, कुर्मी, घटवाल और गंजू। ये कुछ प्रोमिनेंट ट्राइब्स के नाम हैं जो अपने को याद रखने हैं, क्योंकि अब हजारीबाग ये पर्टिकुलर पेंटिंग के चलते आपका खबर में आ गया है, तो यूपीएससी पूछने के लिए ये भी पूछ सकती है कि हजारीबाग में इनमें से कौन सी जो ट्राइब्स हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। तो कुछ प्रोमिनेंट नाम अपने को याद रखना पड़ेंगे। मैं ये भी नहीं कहता कि सारे के सारे नाम रट लो आप, बट कुछ प्रोमिनेंट नाम पता होना चाहिए, कुछ याद होने चाहिए, ताकि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो कम से कम आप ऑप्शन एलिमिनेशन कर सको। मुंडा ट्राइब, उरांव ट्राइब, बिरहोर, प्रजापति, संथल, अगड़िया, कुर्मी, गढ़वाल और गंजू, ये नाम याद अपने को रखने हैं। चले, तो अब ये हो गई अपनी ये न्यूज। अब इसमें से क्वेश्चंस किस किस तरीके के बन सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो यही क्वेश्चन कि सोहराई आर्ट या फिर सोहराई पेंटिंग जो है ये कितने राज्यों में प्रैक्टिस की जाती है? तो अपने को याद रखना है, झारखंड में, बिहार में, उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में। प्रैक्टिस कौन कौन करता है? यहाँ की जो प्रोमिनेंट इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं या फिर जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो इसकी प्रैक्टिस करती हैं। अब रिसेंटली जो आपको जीआई टैग दिया गया है सोहराई आर्ट को या सोहराई पेंटिंग को, वो किसको दिया गया है? इन चारों राज्यों में प्रैक्टिस होने वाले या इन चारों राज्यों में पेंट होने वाले सोहराई पेंटिंग्स को नहीं दिया गया। झारखंड में भी हजारीबाग के क्षेत्र में जो आपका स्पेसिफिक सोहराई पेंटिंग्स होती हैं उसको जो है जीआई टैग मिला है। अब इसकी खासियत क्या है इस पेंटिंग की? पहली बात तो यह कि एक म्यूरल आर्ट है या फिर एक म्यूरल पेंटिंग है। म्यूरल पेंटिंग का मतलब जिसको दीवारों पे बनाया जाता है, छतों पे बनाया जाता है। आपका पहले के जमाने में अर्ली जो मैन हुआ करते थे जब केव्स में रहा करते थे तो केव्स की दीवारों पे बनाते थे, केव्स की छतों पे बनाते थे। तो वही प्रैक्टिस फिर आपने आगे की तरफ लेकर चले, और आज की तारीख में घरों की दीवारों पे, छतों पे जो पेंटिंग्स होती हैं या फिर कहीं पर भी अगर आपको एक हार्ड सरफेस मिल गई और उस पर अगर आप बना रहे हो तो वो म्यूरल आर्ट कहलाता है। ये ट्रेडिशनल और रिचुअलिस्टिक पेंटिंग्स हैं। क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपन ने देख ली। कौन महिलाएं इसको बनाती हैं, किन किन ओकेजन्स पे बनाया जाता है, ये अपन ने देख लिया। यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके बाद में अगर लिखने के लिए आ गया सोहराई आर्ट्स के ऊपर, अगर मेंस में कुछ लिखने के लिए आ गया तो फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि डॉट्स का, ये डॉट्स हो गई, लाइंस हो गई, जानवर हो गए, मनुष्य इसमें बना के बताए जाते हैं, और भी अलग अलग जो चीजें शो की जाती हैं। इसका कुछ ना कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी होता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये आपका जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, हजारीबाग का जो प्लेट्यू है, इसके ऊपर भी कुछ ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। तो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट भी अपने कुछ के तैयार करने हैं, यहाँ पे प्रोमिनेंटली कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, एंड इस इलाके में जो मिलने वाली अलग अलग मेजर ट्राइब्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इनमें से कुछ के नाम अपने को ध्यान रखने ही पड़ेंगे। इतने कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। एंड इट गोज विदाउट सेइंग कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस आने की संभावना कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। यहाँ से संभावना है कि कुछ ना कुछ यूपीएससी के एग्जाम में या फिर स्टेट पीएससी फॉर दैट मैटर और जो दूसरे पेपर्स हैं उसमें कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर पूछा जा सकता है। चले आगे बढ़ते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस न्यूज। अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं सर।
चले नेक्स्ट न्यूज की तरफ में बढ़ते हैं। खबर यह है कि इंडियाज ओल्डेस्ट स्लॉथ बियर इन कैप्टिविटी डाइड इन भोपाल जू। नेम बबलू। एज 36 ईयर्स। प्लेस ऑफ डेथ वन विहार नेशनल पार्क भोपाल। मतलब ये कि भारत का सबसे उम्र दराज जो स्लॉथ बियर था, स्लॉथ बियर क्या होता है अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बस अभी फिलहाल इतना समझिए कि भालुओं की एक प्रजाति है। तो भारत में सब भालुओं की एक सर्टेन प्रजाति जिसको स्लॉथ बियर बोला जाता है, इसका जो सबसे हमारी जो नॉलेज में जो सबसे ओल्डेस्ट स्लॉथ बियर था कैप्टिविटी में, कैप्टिविटी का मतलब जिसको हम लोग कहीं पर एक जगह पर रख कर जो है पाल रहे हैं या फिर बड़ा कर रहे हैं, वो नेचुरली आपका वाइल्ड में जो है फ्री नहीं घूम रहा, कैप्टिविटी में उसको रखा गया है तो उसको फिर खिला भी रहे हैं, उसका ध्यान भी रख रहे हैं, सारी चीजें। तो हमारे नॉलेज में भारत का सबसे उम्र दराज जो स्लॉथ बियर था जो कैप्टिविटी में जिसको हम लोग पाल रहे थे, उसकी डेथ हो गई है भोपाल जू में। इस बियर का नाम था बबलू और इसकी एज थी 36 साल। तो नेचुरल जो आपके कॉजेज होते हैं उसकी उम्र काफी ज्यादा हो गई थी, तो अल्टीमेटली जो भी रीजंस वगैरह रहे नेचुरल कॉजेज के चलते उसकी डेथ हो गई। बट इसी के साथ में कैप्टिविटी में पाला जा रहा भारत का सबसे उम्र दराज स्लॉथ बियर जो था उसकी डेथ हो जाती है। अब ये जो डेथ हो गई है, अब ये जो न्यूज है ये बेसिकली एक फैक्चुअल न्यूज है। अब ये यूपीएससी में तो शायद इसके आने की संभावना कमी है, एसएससी सीजीएल में इसको पूछा जा सकता है, स्टेट पीएससीज में इसको पूछा जा सकता है, खासतौर पर जो मध्य प्रदेश की एमपी पीएससी है उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, जो आने वाली आपकी पीएससी के एग्जाम्स होंगे उसमें। मगर ये जनरली जो 1 डे या 2 डे के एग्जाम्स होते हैं जिसमें एमसीक्यूज वगैरह पूछे जाते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब सवाल उठता है कि अगर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम का नहीं है तो फिर मैंने आपके साथ में ये शेयर क्यों किया। इसमें ये बताया गया है कि भारत का कैप्टिविटी में सबसे जो ओल्डेस्ट स्लॉथ बियर था उसकी डेथ हो गई है, एंड उससे रिलेटेड बाकी चीजें। यहां से यूपीएससी का एक इंटरेस्ट जाग सकता है कि यार स्लॉथ बियर जो है इसके ऊपर तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं है कि आपको ये खबर पता है या नहीं पता, बट वो ये जानने में इंटरेस्टेड है कि स्लॉथ बियर के बारे में आपके पास में कोई नॉलेज है या नहीं है। इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्लॉथ बियर के बारे में कुछ आपके पास थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी भी है या नहीं है, वो चीज यहां से टेस्ट हो सकती है। तो खबर ये थी कि भाई इसकी डेथ हो गई है, मगर स्लॉथ बियर क्या होता है ये अपने को पता होना चाहिए एक एस्पिरेंट के तौर पर। तो फिर वो मैं अब आपको बताऊंगा, मगर उसका कंटेक्स्ट समझाने के लिए मैंने आपको ये न्यूज दी है। इसका यूपीएससी के लिए तो ऐसा कोई खास इस्तेमाल नहीं हो सकता, या मुझे नहीं लगता कम से कम इसमें से क्वेश्चन आएगा, आ जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मगर प्राइमरीली पीएससी या फिर जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं उसके लिए ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन शायद काम आ सकती है। अब हम लोग ये देखेंगे कि स्लॉथ बियर होता क्या है और उससे रिलेटेड वेरियस चीजें। सबसे पहले उसकी फोटोग्राफ देख लेते हैं कि स्लॉथ बियर दिखता कैसा है। तो भैया ऐसा दिखता है, जो हमारा सामान्य भालू या सामान्य जो रीछ होता है इस तरीके का ये स्लॉथ बियर दिखता है। तो पहला क्वेश्चन कि ये स्लॉथ बियर होता क्या है। The sloth bear, also known as the Indian bear, is a bear species native to the Indian subcontinent. Sri Lanka, India, Bhutan and Nepal predominantly in lowland areas. तो स्लॉथ बियर भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले भालू की प्रजाति है जो प्रोमिनेंटली इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मिलती है। और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में भी हर जगह नहीं मिलती, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो लो लैंड एरियाज हैं वहां पर यह खास तौर पर पाया जाता है। प्राइमरीली श्रीलंका में, इंडिया में, भूटान में और नेपाल में ये प्रोमिनेंटली मिलते हैं। इसका अब ये भी मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में बिल्कुल ही नहीं होते हैं, कुछ शायद रीच वगैरह वहां पे होते होंगे, बट प्रोमिनेंटली इस इलाके में ये पाए जाते हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा मात्रा में हिंदुस्तान में ये बियर्स हमको देखने को मिलते हैं। तो स्लॉथ बियर का मतलब क्या है? स्लॉथ बियर भालुओं की वो प्रजाति है जो हिंदुस्तान में पाई जाती है, हिंदुस्तान अकेला नहीं, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाई जाती है। प्राइमरीली सबसे ज्यादा इंडिया में देखने को मिलते हैं, पहली बात। दूसरी बात जो इससे ज्यादा रेलेवेंट है वो यह है कि ये खास तौर पर लो लैंड इलाकों में हमको देखने के लिए मिलते हैं, पहाड़ी इलाकों में नहीं, लो लैंड मैदानी इलाकों में ये ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। It feeds on fruits, ants, and termites. It is listed as vulnerable on the IUCN Red List mainly because of the habitat loss and degradation. तो जनरली ये क्या खाता है? एक तो ये फ्रूट्स काफी मात्रा में खाता है, फल वगैरह इसका आहार होते हैं। दूसरा ये आंट्स वगैरह को भी खाता है, प्लस जो कीड़े मकोड़े और टर्माइट्स होते हैं उसको भी अपना भोजन बनाता है। अब क्योंकि इंसानों ने कसम खा रखी है कि जंगल हम छोड़ेंगे नहीं चाहे कुछ हो जाए, तो जंगल जिस तरीके से कट रहे हैं उसके चलते जो जानवरों के नेचुरल रहने की जगह है वो खत्म होती चली जा रही है। तो जाहिर सी बात है स्लॉथ बियर
बियर के ऊपर भी इसका असर तो पड़ना था। जैसे जैसे जंगल कट रहे हैं और वैसे वैसे इसके लिए रहने की जगह कम होती चली जा रही है, तो इसका हैबिटेट लॉस होता चला जा रहा है। जंगल कटते चले जा रहे हैं, इसका जो नेचुरल हैबिटेट था वो खत्म होता चला जा रहा है। जैसे जैसे इसका हैबिटेट खत्म होता चला जा रहा है, वैसे वैसे इसका डिग्रेडेशन होता चला जा रहा है। एंड साथ ही साथ इसके हैबिटेट का जैसे जैसे डिग्रेडेशन होता चला जा रहा है, वैसे वैसे इसको फूड वगैरह जो मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही। तो उससे भी जो है इसकी स्पीशीज के ऊपर नुकसान काफी ज्यादा मंडरा रहा है विलुप्त होने का। और इन्हीं सब बातों के चलते आज की तारीख में आईयूसीएन की रेड लिस्ट में भारत के इसमें पाए जाने वाले इस शानदार प्राणी को, जिसको स्लॉथ बियर बोला जाता है, उसकी रेड लिस्ट में हमको इसको डालना पड़ रहा है। यानी कि भैया इसके विलुप्त होने का अच्छा खासा खतरा है। और अगर इसको ध्यान नहीं दिया गया, इसके ऊपर अगर हमने इसके कंजर्वेशन के ऊपर अगर एफर्ट नहीं मारे, तो हो सकता है ये सिर्फ किस्से कहानियों में बचे, फिर आपको देखने के लिए ये ना मिले। तो आज की तारीख में ये आईयूसीएन की रेड लिस्ट में डला हुआ है। It is also very fond of honey, hence there is an alternative name of honey bear. Sloth bears do not hibernate. तो इसके अलावा यानी कि ये जो तीन चीजें ये खाता है, एक तो ये फल खाता है, आंट्स को खाता है, टर्माइट्स को खाता है। इसके अलावा इसको शहद खाना भी बहुत पसंद है। शहद का ये बहुत ज्यादा शौकीन होता है, छत्तों में हाथ मार डाल के ये वहां से हनी भी खा लेता है। तो क्योंकि इसको शहद बहुत पसंद है, इसके चलते कई बार इसको हनी बियर के नाम से भी जाना जाता है। अब ये नाम आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा, हनी बियर। तो स्लॉथ बियर बोल लीजिए, हनी बियर बोल लीजिए, एक ही बात है। और ये मिलता अपने भारतीय उपमहाद्वीप में है। एक बात और कि स्लॉथ बियर और बाकी जो बियर्स होते हैं उनमें एक बेसिक डिफरेंस है कि ये हाइबरनेट नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो ये फैक्ट जरूर आएगा कि स्लॉथ बियर हाइबरनेट करता है या नहीं करता। अब जिन लोगों को नहीं पता हाइबरनेशन का क्या मतलब होता है, उनके लिए बता देता हूं। कई सारे जानवर क्या करते हैं, सर्दियों में खास तौर पर एक गहरी स्लीप में चले जाते हैं। और उस स्लीप का मतलब 2 4 6 घंटे, 8 घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे की स्लीप नहीं होती। महीनों के लिए जो है वो नींद में चले जाते हैं। अब ये जो आपकी प्रोसेस, जब ये महीनों तक की लंबी नींद में चले जाते हैं, उस वक्त में इनके शरीर की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज एकदम रुक जाती हैं। और जो बेसिक आपकी फूड की रिक्वायरमेंट और बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो लगभग लगभग ना के बराबर हो जाती हैं। ये जो प्रोसेस होती है, इसको बोला जाता है हाइबरनेशन। खास तौर पर ये प्रोसेस उन इलाकों में देखने के लिए मिलती है या उन जानवरों में देखने के लिए मिलती है जहां बड़ी जबरदस्त ठंड पड़ती है। एंड साल का ज्यादातर हिस्सा जो है ठंड पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए जो पोलर बियर है वो हाइबरनेशन करता है, क्योंकि जब वहां पे सर्दियां आती हैं तो वो बड़ी जबरदस्त सर्दियां होती हैं। और ऐसी वक्त में कुछ खाने पीने के लिए मिलेगा नहीं। तो वो 2 4 6 महीने जो सबसे खतरनाक ठंड के होते हैं, उसमें पोलर बियर हाइबरनेशन में चला जाता है, एक गहरी निद्रा में चला जाता है। और भी इस तरीके के कई सारे जानवर होते हैं जो हाइबरनेशन में जाते हैं। अपना जो ये स्लॉथ बियर है, जो हनी बियर है, ये हाइबरनेशन में नहीं जाता। अब इसका क्वेश्चन उठेगा कि साहब बाकी लोग जाते हैं तो ये क्यों नहीं जाता, ये शादी में नाराज फूफा की तरह क्यों बैठा हुआ है, इसको भी हाइबरनेशन में जाना चाहिए अगर बाकी भालू हाइबरनेट करते हैं। तो जवाब यह है कि ये इंडियन बियर है, ये भारतीय उपमहाद्वीप का बियर है। भारतीय उपमहाद्वीप में इतनी भयानक ठंड पड़ती ही नहीं है कि किसी को 2 4 6 महीने खाने के लाले पड़ जाए, पहली बात। अब दूसरी बात यह कि क्योंकि ये इंडिया के लो लैंड इलाकों में देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर कभी भी ऐसा तो होगा नहीं कि बर्फ वगैरह गिर रही होगी या इस तरीके की चीजें होंगी। यहाँ पे जंगलों में खाना पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहता है। अब जब 12 महीने आपके पास में खाने की व्यवस्था है, छत्ते लगे हुए हैं, जब मन कर रहा है उसमें हाथ डाल के आप शहद खा रहे हो, बीज खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, आंट्स खा रहे हो, सारी चीजें करके अपनी जिंदगी मस्त चल रही है, तो हाइबरनेट करने की जरूरत ही नहीं है। हाइबरनेशन की जरूरत वहां पड़ रही है जहां पे इतनी भयानक सर्दी है कि खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप नींद में नहीं गए, अगर आप बैठे रहे, तो फिर ऐसी कंडीशन में आप भूखों मर जाओगे। यहाँ पे ऐसी कोई परिस्थिति थी नहीं, तो इवोल्यूशन की पूरी प्रोसेस में इसको हाइबरनेट करने की जरूरत ही नहीं महसूस हुई। इसको क्योंकि जरूरत ही महसूस नहीं हुई, तो फिर हाइबरनेट करता ही नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपने को याद रखना है। अपना जो स्लॉथ बियर है जो भारत में मिलता है, ये हाइबरनेट नहीं करता। इसका साइंटिफिक नाम मेलर्सिस यूर्सिनस, मेलर्सिस यूर्सिनस इसका साइंटिफिक नाम। Habitat: It is a forest-dwelling bear that inhabits tropical and subtropical region of India and Sri Lanka. तो वही बात जो मैंने कही कि इसका हैबिटेट कहाँ पर है, ये जंगलों में घूमने वाला, जंगलों में मिलने वाला भालू है, जो प्रोमिनेंटली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इलाकों में पाया जाता है। यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके नीचे की तरफ, उससे नीचे जाते जाओ तो श्रीलंका तक के इलाके तक में आपको ये देखने को मिलेगा। और ऊपर की तरफ में जाओगे तो जहां पर आपके हिमालय शुरू होते हैं या एकदम बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगती है, उसके पहले के क्षेत्रों तक में ये आपको देखने के लिए मिलता है।
ठीक है। अब जाहिर सी बात है इस इलाके में देखने को मिलता है, तभी ये सोता होता नहीं और मस्त जो है बढ़िया अपनी जिंदगी काट रहा है। और क्योंकि हम लोगों ने कसम खा ली है इंसानों के तौर पे कि हम जंगल बचने ही नहीं देंगे, तो फिर इसके चलते इस बेचारे का जो घर है इसका, या फिर इसका जो एक नेचुरल हैबिटेट है उसका नुकसान हो रहा है, और उसी के कंसिक्वेंसेज में इसकी विलुप्त होने की जो है स्थिति में ये पहुंच चुका है। चले अब इसके प्रोटेक्शन स्टेटस की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईयूसीएन ने इसको अपनी रेड लिस्ट में डाल रखा है। अब आईयूसीएन जब किसी भी जानवर को अपनी रेड लिस्ट में डालता है तो अकॉर्डिंगली फिर वो ये भी बताता है कि उसकी अभी स्थिति कैसी चल रही है, वो एकदम क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, या कोई और स्थिति है। तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में आज की तारीख में स्लॉथ बियर को वल्नरेबल की कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो इसके विलुप्त होने की संभावना अभी एकदम से और ज्यादा बढ़ जाएंगी, इंडेंजर्ड की कैटेगरी में चला जाएगा। साइट्स की जो लिस्टिंग है, साइट्स की लिस्ट में ये आपके अलग अलग अपेंडिक्स बनाए जाते हैं, जिसमें जिन जानवरों के नाम डाले जाते हैं उनसे या फिर उनकी खाल से या उनसे उनसे उनकी बॉडी से बनाए गए किसी भी प्रोडक्ट का व्यापार नहीं हो सकता। तो साइट्स की जो लिस्टिंग है उसके अपेंडिक्स 1 में इसको डाला गया है, मतलब इसको मारकर इसकी खाल का या फिर इसकी बॉडी के किसी और हिस्से का किसी तरीके से कमर्शियल यूज नहीं किया जा सकता। भारत का अपना खुद का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके शेड्यूल 1 में इसको डाला गया है, यानी कि इसका शिकार नहीं किया जा सकता, और अगर कोई करता है तो फिर उसके खिलाफ में बड़ी कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल उठता है कि इसके थ्रेट्स क्या हैं। तो जैसा कि मैंने बताया सबसे बड़ा थ्रेट तो हम लोग खुद ही हैं, जिस तरीके से हम लोग इसके हैबिटेट्स की ऐसी की तैसी कर रहे हैं, सत्यानाश कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, तो उसके चलते बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। बट फिर भी अगर हम लोग इसके थ्रेट्स को कैटेगराइज करना शुरू करें तो हैबिटेट लॉस, जिसकी वजह हम लोग हैं, जिसके चलते ये जो इसकी जिंदगी पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। दूसरा, इसकी जो बॉडी के पार्ट्स के लिए पोचिंग होती है, यानी कि इसका जो शिकार किया जाता है वो एक बहुत बड़ा खतरा है इसके अस्तित्व के लेकर या फिर इसके एग्जिस्टेंस को लेकर। तीसरा, अब तो खैर कम हो गया है, मगर मदारी जो भालू लेकर घूमते हैं और भालू का नाच करवाया जाता है और इस तरीके की दूसरी चीजें करवाई जाती हैं, उसके लिए इनको बचपन से जो है पकड़ा जाता है और उसके बाद फिर इनके साथ बड़े अमानवीय व्यवहार किए जाते हैं ताकि इनको वो नाच सिखाया जा सके और बाकी सारी चीजें। तो इनको या तो इनकी खाल और बाकी सारी चीजों के लिए हंट किया जा रहा है, या फिर इनको पकड़ के परफॉर्मेंसेस वगैरह के लिए इनके साथ में बड़ा अब्यूसिव बिहेवियर किया जाता है। ये सारी चीजें हो रही हैं, ये एक रीजन है। प्लस अगर कहीं पर ये भालू आज की तारीख में बचे हुए हैं, अगर नेचुरली ये वाइल्ड में फ्री अगर आपका घूम रहे हैं, तो जंगल क्योंकि बहुत कम रह गए हैं और जंगलों का जनरली गाँव के साथ में अब जो है कॉन्टैक्ट होने लगे हैं, तो कई बार अगर खेती बाड़ी हो रही है गाँव से जंगल की सीमा से लगे हुए किसी खेत में, अब पता चला कोई भालू वहां पर आ गया, उसने अगर किसी वजह से एग्रेसिव बिहेवियर दिखा के वहां पे लोगों पे हमला कर दिया या फिर अगर क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इन सारी चीजों के चलते कई बार ग्रामीण भी जो है उसका शिकार कर देते हैं, उसको मरवा देते हैं या खुद मार देते हैं। ये भी एक वजह है। कुल मिला के वही वाइल्ड और मैन का जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये उन सारी चीजों का शिकार हो गया है। इंसान एक तो उसके घर को एक तो जंगल काट काट के उसका घर छीन रहे हैं, दूसरा वो फिर अगर रिहायशी इलाकों में आ रहा है तो उसे मार रहे हैं, इसके अलावा उसको नचवाना है तो उसके लिए उसके साथ में क्रूअल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बाकी उसकी खाल हो गई या दूसरे एनिमल बॉडी के प्रोडक्ट्स हो गए उसके लिए उसको शिकार कर रहे हैं। इन सारी चीजों के चलते कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बहुत वल्नरेबल स्थिति में है, या दूसरे शब्दों में इसकी सारी समस्याओं की जड़ अगर कोई है तो फिर वो हम लोग हैं। तो ये इसकी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब ये कहाँ कहाँ मिलता है, वैसे तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कई जगहों पे पाया जाता है, बट प्रोमिनेंटली अगर आप इस मैप में देखें तो जहां पर ये कलर्ड क्षेत्र देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे इसकी प्रेजेंस सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ये जो पूरा क्षेत्र है, श्रीलंका में भी नीचे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, श्रीलंका में भी ये पाया जाता है, नीचे से लेके फिर आप ऊपर की तरफ में आओगे तो स्पेसिफिक ये कुछ इलाके हैं जो कलर्ड पोर्शन से हमको देखने को मिल रहा है, स्ट्रेट अप टू ऊपर ये जो हमारा उत्तराखंड का पोर्शन है वहां तक, इन इलाकों में जो है ये स्लॉथ बियर जो है पाया जाता है। देख लीजिए इसको एक बार, इन इलाकों में स्लॉथ बियर पाया जाता है। चल आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई स्लॉथ बियर से रिलेटेड सारी न्यूज। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि एक तो यही क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का सबसे उम्र दराज स्लॉथ बियर जो कैप्टिविटी में था जिसकी फिलहाल डेथ हुई है उसका नाम क्या है। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आएगा, कम से कम यूपीएससी में तो नहीं आएगा, बाकी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, बट यू नेवर नो। एक तो यही क्वेश्चन बनता है। दूसरा ये कि आईयूसीएन ये स्लॉथ बियर जो है इससे रिलेटेड कैरेक्टर क्वेश्चंस बन सकते हैं कि भारत में पहली बात तो ये कि स्लॉथ बियर मिलता कहां पर है, या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्लॉथ बियर कहां कहां पे पाया जाता है। श्रीलंका, इंडिया, भूटान, नेपाल, ये अपने को प्रोमिनेंटली याद रखना है। दूसरा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के किन क्षेत्रों में स्लॉथ बियर पाया जाता है, प्रोमिनेंटली लो लैंड एरियाज में या फिर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके बाद में इसका ये खाता क्या है,
फ्रूट्स खाता है, आंट्स खाता है, टर्माइट्स खाता है और शहद का बड़ा जबरदस्त शौकीन होता है। कौन सा वो बियर है जिसको हनी बियर कहा जाता है, या फिर स्लॉथ बियर का जो दूसरा नाम है वो क्या है, हनी बियर का जो दूसरा नाम है वो क्या है? इस तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर जो आया, अगर स्लॉथ बियर के बारे में क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाएगा, वो ये है कि भाई स्लॉथ बियर हाइबरनेट करता है या नहीं करता? तो जवाब ये है, स्लॉथ बियर हाइबरनेट नहीं करता। ये अपने को ध्यान रखना है। इसका साइंटिफिक नेम तो मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा। बाकी इसके हैबिटेट की बात की जाए, मैंने बता ही दिया है कि फॉरेस्ट ड्वेलिंग है, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाता है। इंडिया और श्रीलंका में सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। अगला की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ऑफ 1972 में इसको कौन से शेड्यूल में रखा गया? शेड्यूल 1 में रखा गया, मतलब इसका शिकार नहीं हो सकता। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में वल्नरेबल है। साइट्स की लिस्टिंग में अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। और इसका जो थ्रेट्स हैं जिनसे इसका सबसे बड़ा खतरा है, तो वो है हम, और हमारे कारण जो अलग अलग कंसिक्वेंसेज या सर्कमस्टांसेस बनी है, वो सारी चीजें। ये मैप है जिसमें हमको ये समझ में आ रहा है कि प्रोमिनेंटली किन इलाकों में मिल रहा है। एंड इसके बेसिस पे अपने को समझ में आ जाता है कि ऊपर से ऊपर जाओगे तो उत्तराखंड तक में है, नीचे से नीचे श्रीलंका तक में है। वेस्ट में जाते चले जाओगे तो ये अहमदाबाद तक यानी गुजरात के आसपास तक पाया जाता है, आगरा वगैरह के आसपास, जयपुर और इस इलाके में। और ईस्ट में जाते जाओगे तो असम, अरुणाचल और इन सारे इलाकों की बाउंड्री तक में जो है आपको देखने के लिए, और थोड़ा बहुत भूटान वगैरह में मिलता है। चले, तो ये हो गई स्लॉथ बियर के बारे में खबर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं इसे। नेक्स्ट न्यूज है इसरो के बारे में। इसरो ने रिसेंटली एक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली परफॉर्म किया है। इसरो ने सक्सेसफुली अपने 100 पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन वाले फ्यूल सेल्स बेस्ड पावर सिस्टम को टेस्ट किया है। अब ये जो इतना लंबा चौड़ा फैंसी सा नाम है, पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन बेस्ड फ्यूल सेल पावर सिस्टम, जिसको एफसीपीएस भी बोला जा रहा है, सिंपल भाषा में अगर इसको बोलें तो इसरो वालों ने बेसिकली फ्यूल सेल बनाया है, या फ्यूल सेल का एक सिस्टम बनाया है, जिसको शॉर्ट में हम लोग एफसीपीएस बोल रहे हैं। इस फ्यूल सेल की जो है टेस्टिंग की गई थी, और इसकी टेस्टिंग सक्सेसफुली हो गई है। अब ये जो फ्यूल सेल की टेस्टिंग है वो इसलिए की गई थी क्योंकि ये एक सिग्निफिकेंट पोटेंशियल एप्लीकेशंस रखता है। हम लोग चाहते हैं कि भारत का अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन हो जाए, भारत का एक पूरा खुद का स्पेस स्टेशन बनकर तैयार हो। अब वो स्पेस स्टेशन को स्पेस में रखने के लिए वहां पर फिर अब इंसान रहेंगे, तो कई सारी एक्टिविटीज करना पड़ेंगी उनको, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की, उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो वो एनर्जी बनाने के लिए इन फ्यूल सेल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, और इनकी मदद से फिर उस पूरे के पूरे हमारा जो स्पेस स्टेशन बनकर तैयार होगा उसको सस्टेन किया जा सकता है। अब 2035 तक हम लोग जो अपना स्टेशन बनाना चाहते हैं, स्पेस स्टेशन स्थापित करने का प्लान है, अब उसका जो रास्ता है वो और ज्यादा सशक्त हो गया है, क्योंकि उसके लिए जो पावर सिस्टम होगा, जो जो भी आपकी पावर सप्लाई की जाएगी वो इसी फ्यूल सेल के सिस्टम की मदद से की जाएगी, और इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग हो गई है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सपेरिमेंट वाज टू असेस पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल ऑपरेशन इन स्पेस एंड टू कलेक्ट डाटा टू फैसिलिटेट द डिजाइन ऑफ द सिस्टम फॉर फ्यूचर मिशन। तो पॉइंट ये है कि ये तो क्लियर था कि फ्यूल सेल का इस्तेमाल कर कर ही अपन लोग जो है पूरे के पूरे सिस्टम, हमारा जो स्पेस स्टेशन 2035 तक का बनेगा, उसको हम एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये थी कि स्पेस में ये ढंग से काम करेगा कि नहीं करेगा, एक तो हमें ये नहीं पता, और करेगा तो फिर किस तरह से करेगा। अब अगर स्पेस में इसको हम लोग लगाएंगे, वहां पर ये एनर्जी जनरेट करेगा, तो उसकी डिजाइन में कितने चेंजेस करना पड़ेंगे, इस तरीके के जो सवाल थे इनका जवाब तलाशने के लिए इसको स्पेस में भेजा गया था। वहां पर फिर इसकी टेस्टिंग की गई, अच्छे से ये काम कर गया, और इसका जो पूरा परफॉर्मेंस था, जिन 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 पैरामीटर्स पे किया गया था उन पर ये ठीक खरा उतरा है। साथ ही साथ अब इसकी डिजाइन में क्या स्पेसिफिक चेंजेस करने हैं ताकि ये स्पेस स्टेशन में ढंग से लगाए जा सकें और एफिशिएंटली एनर्जी सप्लाई कर सकें, इन सारी चीजों से रिलेटेड अब डाटा अपने पास में आ गया है। उस डाटा को हम लोग स्टडी करेंगे, और उसकी मदद से फिर फर्दर अगर कुछ मॉडिफिकेशंस करने की जरूरत है तो वो सारा काम किया जाएगा। कुल मिला के 2035 तक स्पेस स्टेशन बनने की जो अपनी राहें हैं वो ज्यादा आसान हो गई हैं। इसकी फोटोग्राफ देख लेते हैं पहले। एक फ्यूल, ये जो पूरा एफसीपीएस का सिस्टम था, इसकी फोटोग्राफ कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। एक फ्यूल सेल जो है एफसीपीएस का, वो कुछ ऐसा नजर आता है। अब सवाल ये उठता है कि फ्यूल सेल ही क्यों? डायरेक्ट आप सोलर पैनल लगा दो, सूरज की भर भर के रोशनी आती है, उस रोशनी से अपना काम चल जाएगा। इसका जवाब यह है कि सोलर पैनल नो डाउट इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर लेता है, जो भी सोलर रेडिएशन होती है उसकी, बट जितनी मात्रा में वो सोलर रेडिएशन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा, वो उतना नहीं है जितने की हमको रिक्वायरमेंट है। और फिर जितने पैनल लगाना पड़ जाएंगे आपको रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, वो उसके चलते डिजाइन आपका इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो ये सोल्यूशन जो है फिजिबल है नहीं। अब उसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन यही आता है, दूसरा ऑप्शन जो सबसे बेस्ट था, जिसकी मदद से हम लोग अपने स्पेस स्टेशन को
एनर्जी सप्लाई कर सकते थे वो था फ्यूल सेल, और उसमें भी हाइड्रोजन फ्यूल सेल। वजह यह है कि हाइड्रोजन का फ्यूल सेल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और इसके जो बाय प्रोडक्ट निकल कर आते हैं वो है पानी, प्योर वाटर, और साथ ही साथ हीट जनरेट होती है। बात को समझिएगा, हाइड्रोजन का फ्यूल सेल क्या कर रहा है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाता है और इसकी मदद से बना देता है पानी H2O, साथ में जनरेट होती है हीट, और इस हीट या फिर इस एनर्जी का जो है हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां से कोई भी एज सच अलग से दूसरा इस तरीके का एमिशन नहीं होता जिसको फिर हमको स्टोर करके रखना पड़े, या जिसको हम लोगों को कहीं पर ये जिसको फिर हमको रखने के लिए एक अलग से स्पेस बनाना पड़े, और इस स्पेस की मदद से फिर एक स्पेस बनाना पड़े, और उसमें फिर हम उसको रखने के बाद में फिर बाद में उसको फेंकें, उसके लिए फिर अलग से जो है व्यवस्था करना पड़े। ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप डायरेक्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओ, इसकी मदद से H2O बनेगा, हीट बनेगी, पानी पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और हीट की मदद से अपना पूरा जो फ्यूल स्टेशन है उसको आप ऑपरेट कर सकते हो। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। इट इज एन इलेक्ट्रिक जनरेटर which works on electrochemical principles as in batteries as against the combustion reactions employed in conventional generator। दूसरी बात यह है कि ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है इसके लिए आपको उस तरीके से जैसे कंबशन में वगैरह करने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ती है और खूब आग वाग लगा के वो बाकी सारी चीजें करना पड़ती हैं, वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का जो प्रोसेस है जिस तरीके से सेल्स में होता है उसी तरीके से आप करो, और बिना किसी शोर शराबे के, धमाके के, बिना किसी एक्स्ट्रा इस तरीके की एक्टिविटी के जो डेंजरस हो, ये आपको बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी बनाकर देगा। इसलिए सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं सही सिस्टम रहेगा जिसकी मदद से हम लोग अपने स्पेस स्टेशन को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हैं। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली फ्रॉम फ्यूल्स विदाउट एनी इंटरमीडिएट स्टेप रेंडर्स देम वेरी एफिशिएंट। विथ वाटर एज द ओनली बाय प्रोडक्ट दे आर टोटल एमिशन फ्री। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब डायरेक्टली आपका जो फ्यूल्स है उसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया, पानी बना, साथ में आपकी बिजली बन गई। ऐसा नहीं है कि दोनों को मिलाने से पहले कोई और चीज बनती, फिर कुछ और चीज बनती और फिर आप जो उससे बिजली बनाते हैं। जैसे जनरली होता है कि थर्मल पावर प्लांट में कि पहले कोयले में आग लगाओ, कोयले में आग लगा के फिर उससे जो है पानी गर्म करो, पानी से फिर स्टीम बनाओ, स्टीम को सुपर हीट करो, उससे फिर टरबाइन हिट करवाओ, टरबाइन चलेगी तो उससे फिर जनरेटर कनेक्ट करो, उससे फिर बिजली बनेगी, उस बिजली को फिर जो है आप सप्लाई कर सकते हो या उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरीके की इंटरमीडिएट स्टेजेस नहीं आती इसमें, डायरेक्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाओ, खटाक से जो है पानी बनेगा और साथ में आपकी बिजली बन जाएगी। पहली चीज, तो इंटरमीडिएट स्टेप्स नहीं है बीच में। बाय प्रोडक्ट के नाम पर पानी है जिसको पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, तो अलग से यहाँ से पानी भर के लेकर साथ में बहुत ज्यादा मात्रा में जाने की जरूरत नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट कि किसी तरीके का एमिशन नहीं हो रहा स्पेस में, तो क्योंकि आप एमिट कर नहीं सकते ना कार्बन डाइऑक्साइड या इस तरीके की चीजें, तो उसको फिर आपको किसी जगह पर रखना पड़ेगा और फिर धरती पर आकर उसको रिलीज करना पड़ेगा। अब वो रखने के लिए जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसके चलते आपकी जो साइज बढ़ जाएगा स्पेस स्टेशन का, और उसको फिर बनाने के लिए जो कॉस्ट बढ़ जाएगी, उन सारी चीजों से आप बच जाते हो इस एक पर्टिकुलर डिजाइन के चलते। These features make them ideal candidate for space mission involving humans, where electric power, water and heats are essential since a single system can meet multiple requirement in the mission। तो ऑब्वियस सी बात है इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के चलते जितने भी ह्यूमन स्पेस मिशन होने वाले हैं और स्पेस स्टेशन जो अपना बनाया जाएगा, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पावर सप्लाई के लिए सबसे आइडियल जो अपने पास में कैंडिडेट निकल कर आता है, जो अभी आज की तारीख में जो टेक्नोलॉजीज हैं उनमें, वो है अपना फ्यूल सेल। ये बहुत एफिशिएंट तरीके से जो है सारा का सारा काम कर सकता है और बहुत सी हमारी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर देता है, बहुत से हमारे चैलेंजेस को निपटा देता है। Fuel cell also possesses significant societal application potential. They are also considered to be the most appropriate solution to replace the engines of various types of vehicles in use today and to power standby power systems। इसके अलावा सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर ये टेक्नोलॉजी डेवलप होती चली जाती है, इस पे अगर स्पेस में ही लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम इस पे और मेहनत करते हैं और टेक्नोलॉजी भी और अच्छी करते हैं, तो इसके सोसाइटी में भी काफी अच्छे एप्लीकेशन हैं। आने वाले वक्त में गाड़ियों में फ्यूल सेल लगाकर हम लोग जो पेट्रोल के इंजन हैं उसको पूरी तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, और स्टैंड अलोन जो पावर सिस्टम बनाए जाते हैं, घर में जनरेटर लगाए जाते हैं इस तरीके के, तो वहां पर भी जो है उन जनरेटर्स में पेट्रोल वगैरह डालकर जो इलेक्ट्रिसिटी बनाना पड़ती है उस सबसे बच सकते हैं, और ये स्टैंड अलोन पावर सिस्टम के तौर पर वहां पर काम करेंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाओ, बिजली बनाओ, साथ में पानी बनेगा, उसका जो इस्तेमाल करना है करो, पेट्रोल वेट्रोल की झंझट ही खत्म। तो इन सारी चीजों के चलते फ्यूल सेल को लेकर इतने सारे काम थे, फ्यूल सेल जो है इतना रेलेवेंट था, फ्यूल सेल इतना इंपॉर्टेंट था। और
इसी की वजह से इसरो इसको स्पेस स्टेशन में इस्तेमाल कर रही है और इसलिए इसकी इतनी टेस्टिंग की गई है। फ्यूल सेल कैन ऑल्सो प्रोवाइड रेंज एंड फ्यूल रिचार्ज टाइम इक्वलिंग दैट ऑफ टुडेज कन्वेंशनल इंजन, which gives them a distinct advantage over batteries. They are expected to facilitate emission-free transportation. Fuel cell is ideal power source for space station and provides it both power and pure water. तो वही बात है कि अगर आपने अब कन्वेंशनल इंजन इस्तेमाल करना है तो जितना अगर आप 1 लीटर पेट्रोल डलाते हो या फिर डीजल डलाते हो और एक सर्टेन रेंज आपको मिलती है, फ्यूल सेल भी आपको उतनी ही रेंज या उससे अच्छी रेंज प्रोवाइड करा रहा है, प्लस एमिशन वगैरह यहाँ पे किसी तरीके के हो नहीं रहे हैं। बैटरीज वगैरह के ऊपर डिस्टिंक्ट एडवांटेज ये है कि इसको बार बार चार्ज करने की जरूरत नहीं है, और ऑब्वियस ही बात है पूरा का पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो एमिशन फ्री है। इन्हीं सारी बातों के चलते आने वाले वक्त में हमको व्हीकल्स में भी जो है बड़ी मात्रा में ये चीज देखने को मिलेगी। व्हीकल्स में भी ये चीज बहुत बड़ी मात्रा में आने वाले वक्त में यूज होगी, और इसके चलते पूरा का पूरा जो अपना पूरा का पूरा जो अपना ये सेक्टर है जिसमें हम लोगों को व्हीकल्स वगैरह के बारे में पूरा जो डेवलपमेंट और पूरा इंजीनियरिंग वगैरह होती है, इसमें भी एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाने में फ्यूल सेल एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। और नो डाउट अबाउट दैट, स्पेस स्टेशन में पावर और प्योर वाटर तो अपने को इससे मिल ही रहा है। तो इन सारी चीजों के चलते, इन सारे एडवांटेजेस के चलते फ्यूल सेल अपने आप में एक बहुत आइडियल टेक्नोलॉजी है, ना सिर्फ स्पेस स्टेशन और बाकी सारी चीजों को लेके, बट धरती पर भी एमिशंस को कंट्रोल करने और हमारी जो फ्यूचर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्यूल सेल। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग 7 जनवरी 2024 के द हिंदू न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके दूसरे फ्रेंड्स जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे भी इस चैनल को शेयर करें, जितना हो सके इसका बेनिफिट उठाएं, प्रिपरेशन को जितना हो सके उतना इनहांस करें, मेहनत करते चलें और जिंदगी में अच्छे से अच्छा करते चलें, एंड बिल्कुल ना रुकें। क्यों? क्योंकि समर शेष है, द वॉर इज येट नॉट ओवर। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत ध्यान रखिए अपना। थैंक यू। जय हिंद।